सोचिए 2 मैराथन धावक एक लंबी रेस दौड़ रहे हैं। सड़क बिल्कुल सपाट है। ठीक है। एक धावक काफी भारी भरकम है, बहुत अनुभवी है और दशकों से इस ट्रैक का चैंपियन रहा है। राइट। और जो दूसरा धावक है वो थोड़ा छर्रारा है, बहुत तेज है और अपनी एनर्जी का इस्तेमाल इतनी सटीकता से करता है कि मतलब हर कदम एकदम नपा तोला होता है। बिल्कुल, एक टिपिकल अंडरडॉग की तरह। हाँ, दोनों बहुत शानदार दौड़ रहे हैं, लेकिन तभी अचानक उनके सामने एक बहुत ही खड़ी और खतरनाक पहाड़ी आ जाती है। जो कि हमारा ईवी ट्रांजिशन है। एग्जैक्टली। तो अब इस नई चढ़ाई को कौन बेहतर तरीके से पार कर पाएगा, वो भारी भरकम चैंपियन या वो फुर्तीला धावक? ये आज के समय का सबसे बड़ा सवाल है। और आज के इस विस्तृत चर्चा में हम भारत के बैटरी सेक्टर के इन्हीं 2 दिग्गजों एक्साइट इंडस्ट्रीज और अमारा राजा के बीच चल रही इसी रेस को डिकोड कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसके लिए हमने काफी सारा डेटा खंगाला है। हाँ, हमने वित्तीय रिपोर्ट्स, क्रिसिल की रेटिंग्स, मुनाफा सूत्रा के स्टॉक फोरकास्ट और ईटी ऑटो से लेकर पीपल मैटर्स तक के ताज़ा आंकड़ों का गहराई से विश्लेषण किया है। और हमारा मिशन सिर्फ ये देखना नहीं है कि कौन सी कंपनी बड़ी है, राइट, बल्कि हमें ये समझना है कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कैपिटल एलोकेशन के मामले में कौन बेहतर है, राइट, कौन अपने आज के मुनाफे का इस्तेमाल करके अपना कल खरीद रहा है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बाजार में एक आम धारणा है कि पुरानी लेड एसिड बैटरी का दौर अब खत्म हो रहा है। लोगों को लगता है कि बस अब लिथियम आयन का ही जमाना है। हाँ, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। देखिए, अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें, तो वो सपाट सड़क जिस पर ये दोनों कंपनियां दौड़ रही हैं, वो दरअसल पारंपरिक लेड एसिड बैटरी का ही बाजार है। राइट। जब हर तरफ सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और लिथियम आयन की चर्चा हो रही है, तो ऐसा लग सकता है कि लेड एसिड तकनीक तो बीते कल की बात हो गई है। बिल्कुल, किसी को भी यही लगेगा। लेकिन क्रिसिल रेटिंग्स की रिपोर्ट एक बहुत ही अलग तस्वीर पेश करती है। आपको पता है, वित्तीय वर्ष 2025 में घरेलू लेड एसिड बैटरी उद्योग 10 से 11% की दर से बढ़ने का अनुमान है। वेट, सच में 10 से 11%? हाँ, और ये वृद्धि सिर्फ कारों के बोनेट के नीचे लगने वाली बैटरियों से नहीं आ रही है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है हमारा बुनियादी ढांचा। अच्छा, जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर? एग्जैक्टली। देश भर में 5G नेटवर्क का विस्तार हो रहा है। हर टेलीकॉम टावर को एक बहुत ही रिलायबल पावर बैकअप की जरूरत होती है। और नए डेटा सेंटर्स भी तो खुल रहे हैं जिन्हें 24 घंटे बिजली चाहिए। बिल्कुल, और इसके साथ ही रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन भी तेजी से हो रहा है। इन सभी जगहों पर आज भी लेड एसिड बैटरियां ही सबसे किफायती और भरोसेमंद विकल्प हैं। राइट, और यहीं पर एक्साइट की 75 साल से ज्यादा पुरानी विरासत काम आती है। सही कहा। अगर हम नंबर्स देखें तो एक्साइट का मार्केट कैप लगभग 32,500 करोड़ रुपए है और इनकी सालाना सेल्स 17,075 करोड़ रुपए के आसपास है, जो कि बहुत बड़ा स्केल है। हाँ, और पिछले 3 सालों में इनकी सेल्स में 17% की कंपाउंडेड ग्रोथ देखी गई है। और दूसरी तरफ बाजार का दूसरा सबसे बड़ा खिलाड़ी अमारा राजा है, जिनका मार्केट कैप 19,000 करोड़ रुपए और सेल्स 12,228 करोड़ रुपए है। इनकी 3 साल की ग्रोथ 16% है। राइट। लेकिन मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आती। क्या? जब दुनिया इतनी तेजी से नई ईवी तकनीक की तरफ भाग रही है, तब अमारा राजा का 96% और एक्साइट का 90 से 95% रेवेन्यू आज भी इसी पुरानी लेड एसिड तकनीक से आ रहा है। क्या ये किसी पुराने हाईवे पर एक नया टोल बूथ खोलने जैसा नहीं है, जब सबको पता है कि आगे चलकर सारा ट्रैफिक एक नए एक्सप्रेसवे पर शिफ्ट होने वाला है? देखिए, ये टोल बूथ वाली एनालॉजी दरअसल बहुत सटीक है, लेकिन इसमें एक छोटा सा पेच है। वो क्या? ये कोई साधारण टोल बूथ नहीं है। ये एक ऐसा टोल बूथ है जिससे होकर आज के समय का पूरा टेलीकॉम और ऑटोमोटिव ट्रैफिक गुजर रहा है। ओह, मतलब बहुत सारा कैश। बिल्कुल, ये दोनों कंपनियों के लिए किसी खजाने या कैश काउ से कम नहीं है। भारी मात्रा में कैश फ्लो जनरेट करने वाला ये बिजनेस ही वो इंजन है जो भविष्य की लिथियम आयन गीगा फैक्ट्रीज को फंड करेगा। अच्छा, तो ये पुराना प्रॉफिट नई तकनीक में लग रहा है। हाँ, बिना इस पुराने बिजनेस के मुनाफे के कोई भी कंपनी नए ईवी ट्रांजिशन के लिए जरूरी अरबों रुपए का निवेश कर ही नहीं पाएगी। ये पुरानी तकनीक उनके लिए कल की नई तकनीक का टिकट है। यानी आज का टोल बूथ कल के हाइपरलूप का खर्च उठा रहा है। एग्जैक्टली। लेकिन जब हम इस मुनाफे की क्वालिटी को करीब से देखते हैं, तो कहानी में बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। राइट। अमारा राजा के फाइनेंशियल्स? हाँ, अमारा राजा की सेल्स
एक्साइड के मुकाबले लगभग 5,000 करोड़ रुपए कम है। इसके बावजूद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी शुद्ध मुनाफे के मामले में अमारा राजा 948 करोड़ रुपए कमा रहा है, जबकि एक्साइड सिर्फ 793 करोड़ रुपए पर है। अमारा राजा को ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14% है, जबकि एक्साइड का 11% है। तो अमारा राजा छोटे आकार के बावजूद इतना ज्यादा मुनाफा कैसे निकाल रहा है? इसका सीधा जवाब उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी में छुपा है। एफिशिएंसी? हाँ, अमारा राजा की कैपिटल एलोकेशन और फैक्ट्री लेवल की जो एफिशिएंसी है वो कहीं ज्यादा चुस्त है। इसे हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROCE के जरिए बेहतर समझ सकते हैं। ओके, तो ROCE के नंबर्स क्या कहते हैं? अमारा राजा का ROCE 18.7% है, जबकि एक्साइड सिर्फ 10.2% पर है। वेट, ये तो काफी बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा। इसका मतलब है कि अमारा राजा के बिजनेस का आंतरिक इंजन अपनी पूंजी पर कहीं ज्यादा तेजी से रिटर्न जनरेट कर रहा है। इसी तरह रिटर्न ऑन इक्विटी या ROE में भी अमारा राजा 14% पर है, जो एक्साइड के मुकाबले लगभग दोगुना है। और मैंने देखा कि एसेट टर्नओवर रेशियो में अमारा राजा 1.34 पर है, जबकि एक्साइड 1.02 पर खड़ा है। बिल्कुल, ये दर्शाता है कि अमारा राजा अपनी मशीनों, अपनी इन्वेंट्री और अपनी फैक्ट्रियों का इस्तेमाल एक्साइड की तुलना में कहीं अधिक आक्रामकता से कर रहा है। उनकी संपत्तियां कम समय के लिए खाली बैठती हैं। मैं यहाँ थोड़ा उलझन में हूँ। क्यों? अगर अमारा राजा हर मोर्चे पर मतलब हर रेशियो में इतनी बेहतरीन एफिशिएंसी दिखा रहा है, तो शेयर बाजार के आंकड़े इसके बिल्कुल उलट क्यों हैं? आप वैल्यूएशन की बात कर रही हैं? हाँ। वैल्यूएशन मैट्रिक्स पर नजर डालें तो एक्साइड का PE रेशियो 41.2 पर आसमान छू रहा है, जो एक बहुत बड़ा प्रीमियम है। राइट। वहीं दूसरी ओर अमारा राजा का PE सिर्फ 20 है, जो कि 24.40 के इंडस्ट्री औसत से भी काफी कम है। एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा के मामले में भी हमारा राजा 10.60 के साथ एक्साइड के 18.20 के मुकाबले ज्यादा आकर्षक दिखता है। शेयर बाजार एफिशिएंसी को नजरअंदाज करके एक्साइड को इतना प्रीमियम क्यों दे रहा है? देखिए, शेयर बाजार किसी भी कंपनी को उसके आज के प्रदर्शन के आधार पर प्रीमियम नहीं देता है। अच्छा, तो फिर किस आधार पर? बाजार हमेशा भविष्य के विजन पर दाव लगाता है। एक्साइड को ये 41.2 का प्रीमियम उनकी लेड एसिड की बिक्री के लिए नहीं मिल रहा है। तो क्या ये उनके लिथियम आयन प्लान्स की वजह से है? एग्जैक्टली। ये प्रीमियम इसलिए है क्योंकि एक्साइड लिथियम आयन और EV बैटरी के क्षेत्र में एक बहुत ही स्पष्ट अर्ली मूवर बनकर उभरा है। उन्होंने सबसे पहले कदम उठाया। बाजार को एक्साइड के उन आक्रामक निवेशों में भविष्य का एक स्पष्ट रोड मैप नजर आ रहा है। राइट। जब बाजार किसी कंपनी को भविष्य के बाजार का निर्विवाद लीडर मानता है, तो वो उसके वर्तमान मुनाफे से ज्यादा उसके भविष्य के स्केल, आकार को महत्व देता है। और यहीं से हमारी चर्चा का फोकस उस खड़ी पहाड़ी की तरफ शिफ्ट होता है, जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। बिल्कुल, EV ट्रांजिशन। हाँ, लिथियम आयन की तरफ ये अरबों रुपए का जो भारी बदलाव है, उसे समझना बहुत जरूरी है। क्रिसिल की रिपोर्ट बताती है कि भारत में पिछले 3 सालों में लिथियम आयन बैटरी के आयात में 45% का भारी उछाल आया है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। वित्तीय वर्ष 2024 में देश ने 26,000 करोड़ रुपए की बैटरियां आयात की। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, खतरे की घंटी है, वो चीन पर हमारी निर्भरता है। एग्जैक्टली। इस आयात का 75% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ चीन से आता है। देखिए, ये 75% की चीनी निर्भरता केवल एक व्यापारिक घाटा या ट्रेड डेफिसिट नहीं है। तो ये क्या है? ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल और सप्लाई चेन रिस्क है। बैटरी केमिस्ट्री और कच्चे माल की प्रोसेसिंग पर आज चीन का बहुत गहरा नियंत्रण है। राइट। इसी खतरे को भांपते हुए और सरकार की मेक इन इंडिया नीतियों का लाभ उठाने के लिए एक्साइड इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाँ, उनकी नई गीगा फैक्ट्री। बिल्कुल, उन्होंने अपनी सब्सिडियरी एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड या EESL के माध्यम से बैंगलोर में 12 गीगावाट आवर की लिथियम आयन गीगा फैक्ट्री स्थापित करने का फैसला किया है। और इसके लिए उन्होंने ग्लोबल बैटरी फर्म SVOLT के साथ एक अहम साझेदारी भी की है। राइट। ये SVOLT के साथ साझेदारी सिर्फ एक नाम के लिए नहीं है ना, क्योंकि लिथियम आयन की दुनिया में आप सिर्फ ईंट गारे से फैक्ट्री खड़ी करके बैटरी नहीं बना सकते। बिल्कुल नहीं, आपको सेल केमिस्ट्री का फॉर्मूला चाहिए होता है।
हाँ, यानी वो रेसिपी जिसमें चीनियों को महारत हासिल है। इस साझेदारी के जरिए एक्साइड दरअसल वो तकनीक और फॉर्मूला सीधे हासिल कर रहा है। में भी बड़ा फेरबदल हुआ है। हाँ, मैंने पीपल मैटर्स की रिपोर्ट में पढ़ा था, मंदार वी देव के इस्तीफे के बाद प्रवीण रामचंद्र सराफ को EESL का नया MD और CEO बनाया गया है। राइट। एक अरबों रुपए की परियोजना के बीच में ऐसा बदलाव क्या संकेत देता है? देखिए, प्रवीण सराफ की नियुक्ति इस बात का साफ संकेत है कि एक्साइड अब सिर्फ कागजी प्लानिंग के दौर से बाहर निकल चुका है। मतलब अब एग्जीक्यूशन का समय है। एग्जैक्टली। वो जमीनी स्तर पर भारी मैन्युफैक्चरिंग के दौर में प्रवेश कर चुके हैं। उन्हें एक ऐसे लीडर की तलाश की जो इस गीगा फैक्ट्री को तेजी से ऑपरेशनल कर सके। और ET ऑटो के ताजा आंकड़े भी यही बताते हैं कि एक्साइड ने हाल ही में EESL में भारी निवेश किया है। पहले 180 करोड़ रुपए और फिर 450 करोड़ रुपए का इक्विटी निवेश। और इस पूरी सब्सिडरी में उनका कुल निवेश का लक्ष्य लगभग 4,800 करोड़ रुपए का है। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। और इसी आक्रामक निवेश के दम पर उनका लक्ष्य है कि 2 व्हीलर्स के लिए लिथियम आयन सेल का उत्पादन मार्च-अप्रैल 2026 तक हर हाल में शुरू हो जाए। लेकिन शेयर बाजार आमतौर पर ऐसे भारी भरकम कैपेक्स से घबराता है। बिल्कुल घबराता है। एक्साइड एक ऐसी सब्सिडरी में धड़ाधड़ अरबों रुपए झोंक रहा है जो अभी मुनाफा कमाना तो दूर, पूरी तरह से स्थापित भी नहीं हुई है। क्या ये कैपिटल डिस्ट्रक्शन का एक बहुत बड़ा जोखिम नहीं बन सकता? जोखिम निश्चित रूप से है। जब कोई कंपनी 4,800 करोड़ रुपए दांव पर लगाती है तो मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है। राइट। लेकिन इस उद्योग की सच्चाई ये है कि अगर एक्साइड आज ये दांव नहीं लगाता है तो 5 या 10 साल बाद बाजार में उनका वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा। यानी उनके पास आक्रामक होने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि अमारा राजा इस रेस से बाहर है। हाँ, अमारा राजा भी आंध्र प्रदेश में अपनी 16 गीगावाट आवर की गीगा फैक्ट्री पर काम कर रहा है। राइट। और उन्होंने स्लोवाकिया की कंपनी इनोबैट ऑटो में निवेश करके यूरोपीय बैटरी तकनीक तक अपनी पहुंच बनाई है। तो दोनों में अंतर क्या है? अंतर सिर्फ इतना है कि अमारा राजा की रणनीति बहुत ज्यादा सदी हुई है। वे अपनी हर चाल को वित्तीय रूप से बहुत नाप तोल कर चल रहे हैं, जबकि एक्साइड फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। एग्जैक्टली। यानी एक खिलाड़ी भविष्य को जल्दी से जल्दी खरीदने की कोशिश कर रहा है और दूसरा अपनी कुशलता से उसे गढ़ रहा है। बहुत सही कहा आपने। लेकिन इन गीगा फैक्ट्रीज को बनने और वहां से मुनाफे की पहली खेप आने में अभी सालों लगेंगे। इस गैप के दौरान ये दोनों कंपनियां अपने निवेशकों को कैसे संतुष्ट रखेंगी? इसके लिए हमें उनकी एक्सपोर्ट्स यानी निर्यात की रणनीति पर ध्यान देना होगा। हाँ, अपस्टॉक्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक्साइड के MD और CEO अविक कुमार रॉय ने निर्यात के मोर्चे पर बहुत आक्रामक लक्ष्य रखे हैं। राइट। अमेरिका के साथ ट्रेड डील के फायदों, हमारे यूरोप में की गई कुछ एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप्स के बल पर एक्साइड का लक्ष्य अगले वित्तीय वर्ष तक एक्सपोर्ट से 400 से 500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई करने का है। देखिए, ये एक बहुत ही स्मार्ट रिकवरी रणनीति है। वो कैसे? भू राजनीतिक तनावों और सप्लाई चेन के मुद्दों के कारण बीच में निर्यात में जो सुस्ती आई थी, उसे कवर करने के लिए ये एक सीधा रास्ता है। जब घरेलू बाजार में EV ट्रांजिशन की रफ्तार धीमी या अनिश्चित हो, तो ग्लोबल बाजारों में लेड एसिड और इंडस्ट्रियल बैटरियों को बेचकर रेवेन्यू के नए रास्ते खोले जा सकते हैं। और उनके दीर्घकालीन वित्तीय लक्ष्य तो और भी हैरान करने वाले हैं। एक्साइड का लक्ष्य अगले 3 सालों में 20,000 करोड़ रुपए और 2030 तक 25,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल करना है। राइट। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि 4,800 करोड़ रुपए के भारी कैपेक्स के बावजूद मैनेजमेंट का दावा है कि वे वित्तीय वर्ष 2027 तक पूरी तरह से कर्ज मुक्त रहेंगे, मतलब डेट फ्री। ये सुनने में अजीब लगता है ना? हाँ, कोई भी कंपनी इतना बड़ा निवेश करते हुए भी कर्ज से कैसे बच सकती है? यहीं पर वापस हमारी टोल बूथ वाली एनालॉजी काम आती है। ओह, लेड एसिड का कैश फ्लो। एग्जैक्टली। लेड एसिड बिजनेस से आने वाला कैश फ्लो इतना मजबूत और स्थिर है कि वे अपने नए कारखानों की ईंटें इसी पुराने मुनाफे से खरीद रहे हैं, न कि बैंकों से भारी कर्ज लेकर। वाह। और इसी दोहरी रणनीति यानी पुराने बिजनेस से भरपूर कैश निकालना और नए बिजनेस में बिना कर्ज के निवेश करना, इसी के कारण बाजार उन्हें प्रीमियम दे रहा है। राइट। मुनाफा सूत्रा के डेटा के अनुसार एक्साइड का शेयर जो फिलहाल 399 के स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है,
उसका शॉर्ट टर्म टारगेट 426 बताया गया है। और लंबी अवधि के नजरिए से देखें तो लॉन्ग टर्म टारगेट 488.90 तक जा सकता है। बाजार को ये वित्तीय संतुलन साफ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। इन सभी वित्तीय आंकड़ों, गीगा फैक्ट्रीज और शेयर बाजार के शोर के बीच एक और अहम पहलू है जो किसी भी आधुनिक कंपनी के मूल्यांकन को सीधे प्रभावित करता है। आप ESG की बात कर रही हैं, पर्यावरण, सामाजिक और शासन। हाँ, सस्टेनेबिलिटी। एक्साइड की ESG रिपोर्ट में कुछ बहुत ही दिलचस्प खुलासे हुए हैं। कंपनी का लक्ष्य 2035 तक पूरी तरह से वाटर न्यूट्रल बनने का है। राइट। इसके अलावा गवर्नेंस के मोर्चे पर उनके बोर्ड में 12.5% महिला निदेशक हैं। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि एक्साइड अपनी लेड की कुल जरूरत का 75% हिस्सा आज रिसाइकिल की गई पुरानी बैटरियों से पूरा कर रहा है। देखिए, ये 75% रिसाइकिल्ड लेड का आंकड़ा सिर्फ पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी दिखाने के लिए कोई PR स्टंट नहीं है। अच्छा, तो इसके पीछे क्या रणनीति है? वित्तीय दृष्टिकोण से इसे सप्लाई चेन डी-रिस्किंग कहा जाता है। थोड़ा विस्तार से बताएंगे? इसे इस तरह समझिए, लेड एक वैश्विक कमोडिटी है जिसकी कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तेजी से ऊपर नीचे होती रहती हैं। हाँ, कमोडिटी साइकिल्स। बिल्कुल। अगर कोई कंपनी पूरी तरह से नए लेड के आयात या खनन पर निर्भर है तो वैश्विक कीमतों में उछाल आते ही उसके प्रॉफिट मार्जिन धराशायी हो जाएंगे। राइट। लेकिन जब आप अपना 75% कच्चा माल पुरानी बैटरियों को पिघलाकर निकाल रहे हैं तो आप एक तरह का क्लोज लूप सिस्टम बना लेते हैं। ओह, ये सिस्टम कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी के झटकों से एक ढाल की तरह सुरक्षित रखता है। एग्जैक्टली। सस्टेनेबिलिटी आज के समय में सिर्फ पर्यावरण बचाने के बारे में नहीं है, ये अपनी बैलेंस शीट को बाहरी झटकों से बचाने का एक बहुत कारगर हथियार है। इस विस्तृत चर्चा को अगर समेटा जाए तो हमारे सामने दो बहुत ही अलग और स्पष्ट रणनीतियां हैं। बिल्कुल। एक्साइड एक ऐसा दिग्गज है जिसके पास 75 सालों की विरासत है, जो बाजार का बेताज बादशाह है। वो अपने इस ताज को बचाने के लिए आक्रामक रूप से अर्ली मूवर रणनीति पर चल रहा है। प्रवीण सराफ के नए नेतृत्व में वो अपनी लिथियम सब्सिडरी में अरबों रुपए निवेश कर रहा है और शेयर बाजार इस साहसिक विजन के लिए उन्हें प्रीमियम PE के रूप में पुरस्कृत कर रहा है। राइट। और अमारा राजा, दूसरी ओर अमारा राजा एक बेहद फाइनेंशियली स्मार्ट और चुस्त प्रतियोगी हैं। वे हर एक रुपए से अधिकतम मुनाफा निचोड़ रहे हैं। हाँ, उनके ROC और एसेट टर्नओवर के आंकड़े बताते हैं कि उनका आंतरिक सिस्टम कितना एफिशिएंट है। बिल्कुल। एक आकर्षक और कम PE वैल्यूएशन के साथ वे लिथियम आयन की रेस में भी पूरे दमखम के साथ बने हुए हैं, लेकिन उनका रास्ता अधिक सधा हुआ है। इस पूरी परिस्थिति को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि एक खिलाड़ी अपना भविष्य बड़ी कीमत चुकाकर खरीद रहा है, जबकि दूसरा उसे अपनी ऑपरेशनल कुशलता के दम पर धीरे धीरे गढ़ रहा। ये एक बहुत ही सटीक निष्कर्ष है, लेकिन इस पूरी कहानी में एक सवाल है जो अभी भी अनुत्तरित है, और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से विचार करना चाहिए। कौन सा सवाल? क्रिसल की रिपोर्ट के अंत में एक बहुत ही गंभीर आंकड़ा छिपा था। उन्होंने अनुमान लगाया है कि इन सारे भारी भरकम निवेशों, नई गीगा फैक्ट्रीज के वादों और PLI स्कीम के बावजूद 2028 तक भारत में लिथियम आयन बैटरी की सिर्फ 15 से 20 गीगावाट आवर की क्षमता ही जमीनी स्तर पर शुरू हो पाएगी। और ये क्षमता देश की कुल जरूरत का मुश्किल से 25 से 30% ही पूरा कर पाएगी। एग्जैक्टली। ये आंकड़ा इस पूरी इंडस्ट्री के सामने खड़ी सबसे बड़ी चुनौती को रेखांकित करता है। मांग और आपूर्ति के बीच एक बहुत बड़ी खाई बनने वाली है। बिल्कुल। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये दोनों दिग्गज कंपनियां जो आज भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का सपना देख रही हैं और अरबों रुपए झोंक रही हैं, वो लंबे समय तक सिर्फ चीनी और कोरियाई सेल्स को भारत में लाकर असेंबल करने वाली कंपनियां ही बनकर रह जाएं? ये एक बहुत ही डरावनी संभावना है। हम EV क्रांति और आत्मनिर्भरता की बातें तो जोर शोर से कर रहे हैं, लेकिन क्या भारत का बैटरी भविष्य वास्तव में मेड इन इंडिया होगा, या वो सिर्फ एक महंगे असेंबल्ड इन इंडिया लेबल तक सिमट कर रह जाएगा? ये सोचने वाली बात है। उस खड़ी पहाड़ी पर चढ़ने की जो मैराथन है वो अभी सिर्फ शुरू ही हुई है। असली इम्तिहान तो ये है कि क्या ये धावक अपने जूते खुद बना रहे हैं या अभी भी रेस जीतने के लिए किसी और के जूतों पर निर्भर है।
उम्मीद है कि इस विस्तृत विश्लेषण से आपको बैटरी सेक्टर के भविष्य को एक नए और गहरे नजरिए से समझने में मदद मिली होगी।